Hello, hello, hello. One, two, three. Check. Okay. Hello, future net toppers. Are you ready to boost your NTA net anthropology preparation? और अगर आप जो टॉप 50 क्वेश्चन है आज हम देखेंगे जो एंथ्रोपोलॉजी के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं और इससे आप गारंटी मार्क्स उठा सकते हैं तो दिस वीडियोस कवर्स ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द 10 यूनिट्स तो 10 क्वेश्चंस तो 50 क्वेश्चन है हर एक यूनिट से पांच पांच क्वेश्चन है तो इससे एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशंस के साथ आपका एक व्यू क्लियर हो जाएगा और आपको ये याद भी रहेगा क्योंकि ये इस तरह से बनाया गया है और सिर्फ एक ही ऑप्शंस का वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा बाकी हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ओके तो you will get a structured quick fire questions okay and answer sessions designed for this NTNet anthropology exams. Okay, so let's get started with the basics. For every questions, pause the video and think. Then check the answers if it is correct or not. Like आप check कीजिए उसको वीडियो को pause कीजिए वीडियो को pause करके check कीजिए एंड आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो फिर इसको इसका नोट्स भी लीजिए जो आपको बहुत देर तक याद रहेगा आप एग्जाम के टाइम भी नहीं भूलेंगे ये फ्लैश कार्ड्स की तरह आएगा आप एग्जाम में जब एग्जाम के आप एमसीक्यूज लिखने बैठेंगे तो फिर आपको ऐसे फ्लैश कार्ड्स की तरह आना चाहिए एक के बाद एक पिक्चर मेमोरी की तरह आना चाहिए है ना तो ऐसे हम पढ़ेंगे तो बता दिया ऑलरेडी मैं क्योंकि ये 10 यूनिट्स ऑफ सिलेबस का कवर करेगा हर एक यूनिट से पांच पांच का क्वेश्चन है which is perfectly for your YouTube study session if you are studying anthropology and it will boost your exam preparation of course so let's see the first questions. The first question start as who is credited the coining the who coined the term anthropology. Okay, तो देखिए चार ऑप्शन है हमारे पास जो है ईवी टाइलर, पॉल ब्रोका एंड फ्रांस बोस एंड ब्रोंस्लो मोलिनोस्की. सो द आंसर विल बी पॉल ब्रोका. सो आप क्या कीजिए कि पहले में आंसर बताने से पहले आप वहां पे पॉज कीजिए और आप उसका नोट्स लीजिए कि क्यों पॉल ब्रोका है. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि इससे आप जो पूरा मार्क्स है वो ला सकते हैं है ना. तो क्यों ना अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो पॉल ब्रोका और मेरा प्रीवियसली बहुत सारा वीडियोस है जिस पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए आप देख सकते हैं ठीक है ना. तो पॉल ब्रोका है ये फ्रेंच सर्जन था एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसने ये क्रेडिट द कॉइनिंग द टर्म को एंथ्रोपोलॉजी ने मिड 19th सेंचुरी को हम लोग क्रेडिट देते हैं ठीक है. तो ब्रोका वाज पायनियर इन द 19th सेंचुरी ए की हिस्टोरिकल फिगर फॉर द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रिसर्च मेथड्स इन्वॉल्व लिविंग विद द एंड ऑब्जर्विंग द कम्युनिटी बीइंग स्टडीड. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के दिया गया है इस ये आपको बहुत दिनों से पता होना चाहिए इफ यू आर इन स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी फॉर फ्यू इयर्स ओके. सो इसमें क्या कहते हैं जहाँ की द करेक्ट ऑप्शन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. so पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की इम्पॉन्डेबिलिटी ऑफ डेली लाइफ. जो ओमाड़ा खाना विलेज था ओमाड़ा खाना विलेज में उन्होंने स्टडी किया उस विलेज में उन्होंने क्या देखा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस का अप्रोच लिया और उससे बहुत ही एग्जीक्यूशेबल लाइक साइंटिफिकली एग्जीक्यूशनेबल एक प्रोसेस एक अप्रोच निकाला जो कि है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन विच इज अ की एथनोग्राफी मेथड्स वेयर रिसर्चर इमर्स देमसेल्फ इन द कम्युनिटी दे आर स्टडिंग टू गेन डीप इनसाइट्स. तो देखिए आप प्रीजुडाइज होंगे तो नहीं होगा इसमें हर एक पार्टिसिपेंट्स जैसे एज एज ए पार्टिसिपेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपको वहां पे एक्ट करना पड़ेगा ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. द स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इज क्या होगा ना काई स्क्वायर टेस्ट. हम लोगों को सबको पता है कि काई स्क्वायर टेस्ट कब करते हैं हम लोग इस टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल. दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है हम लोग के पास डिटरमाइन इफ दे आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ठीक है. उसके बाद हम लोग इसमें काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं. तो काई स्क्वायर के टेस्ट में हम लोग जो एग्जामाइन करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग एक ऑब्जर्व लेते हैं और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ब्रेन में रखते हैं जिसके साथ हम लोग ऑब्जर्व को देखते हैं ठीक है. फिर आता है टी टेस्ट. टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ना कंपेयर्स मीन्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का जो मीन्स है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं ठीक है ना. इसके लिए स्टैटिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने एक बुक सजेस्ट किया था लॉरेना मॉड्रिकल का स्टैटिस्टिक इन एंथ्रोपोलॉजी.
तो उसमें जितना भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स और अप्रोचेस है एंथ्रोपोलॉजी में यूज करने के लिए, वो काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। और इन फैक्ट फ्यूचर में भी सोच रहे हैं कि हम लोग अगर आपको चाहिए होगा तो स्टैटिस्टिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी के एक वीडियो लेक्चर सीरीज ला सकते हैं हम लोग, जिसमें कोई स्पेशलिटीज को हम लोग बुलाएंगे जो कि आपको एंथ्रोपोलॉजी के साथ साथ स्टैटिस्टिकल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर एक अच्छा से ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि ये सबसे हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कोर्स में डिसिप्लिन में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली उतना नहीं पढ़ाया जाता हर एक, क्योंकि ये सोशल बेस्ड सब्जेक्ट बोला जाता है, बट एक्चुअली स्टैटिस्टिक भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है ना? तो देखते हैं फिर। टी टेस्ट हो गया, फिर एनोवा में कंपेयर मीन्स अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स। एनोवा में क्या करते हैं ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या करते हैं ना, मल्टीपल ग्रुप्स में जितना भी बड़ा ग्रुप होता है उस ग्रुप्स में हम लोग मीन्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है? और रिग्रेशन एनालिसिस को भी देख लेते हैं। क्या रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स ए डिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट कैटेगोरिकल एसोसिएशन, टेस्ट पर से। लाइक एक सर वाई एक्सिस में होता है, और एक्स के हिसाब से वाई एक्सिस के कितना डिफरेंस हुआ है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसको हम लोग कर्वेचर जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा उससे हम लोग देखते, तो बेस्ट फिटेड लाइन को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से, कि व्हिच ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द डेवलपमेंट एंड वेरिएशंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। एंथ्रोपोलॉजी का कौन सा सब स्टडी है डेवलपमेंट एंड वेरिएशंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। जो भाषा है ह्यूमन का, जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, भाषा है, उसके ऊपर काम करता है। कौन सा ब्रांच है ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? हमको सबको पता है वो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है ना, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज अक्रॉस द कल्चर्स। आपको पता है कि मैसूर में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है, वहाँ पे ये सारा लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी होता है। ठीक है? तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके? नेक्स्ट होगा फंडामेंटल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, द जीनियोलॉजिकल मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड टू स्टडी। जीनियोलॉजिकल मेथड हम लोग किसको पता है ना, हम लोग फैमिली ट्री बोलते हैं जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, एंथ्रोपोलॉजी में उसको जीनियोलॉजिकल ट्री बोलते हैं। ठीक है? जीनियोलॉजिकल मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी प्राइमरी यूज टू स्टडी। क्या स्टडी करने के लिए हम लोग लेते हैं जीनियोलॉजिकल मेथड ना, किनशिप रिलेशनशिप जो होता है हम लोग का, रिलेटिव जो होता है, रिलेटिव भाई बहन चाचा चचेरा जो भी है, उसको स्टडी करने के लिए उसका फैमिली ट्री कैसा है, कोई जेनेटिक डिजीज है कि नहीं लिनेज में, तो वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीनियोलॉजी का मेथड का हेल्प लेते हैं। ये कहाँ किया गया था ना, डब्ल्यू एच रिवर में, जब टोरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन, कैम्ब्रिज ही शायद, टोरस स्ट्रेट, आई थिंक टोरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन जब कर रहा था तब हुआ था ये, डब्ल्यू एच रिवर ने लाया था जीनोलॉजिकल मेथड। जीनियोलॉजिकल मेथड में क्या होता है ना, जीनियोलॉजिकल मेथड्स इन्वॉल्विंग मैपिंग द फैमिली रिलेशनशिप्स एंड इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग किनशिप सिस्टम्स इन डिफरेंट टर्म्स। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग इवोल्यूशन एंड प्राइमेटोलॉजी में। द थ्योरी दैट एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इनहेरिटेड इज नोन एज, जहाँ पे बताते हैं कैरेक्टर को, हम लोग का जो कैरेक्टर है कि बालों का कलर ब्लैक होगा, फिर स्किन का कलर कैसा होगा, ये सब जो जेनेटिकली कैरेक्टर है ये एक्वायर करता है, इनहेरिटेड करता है। कैसे? कौन बोला था ना, ये बोला था कि लैमर्किज्म ने। इसका करेक्ट आंसर है लैमर्किज्म। लैमर्किज्म प्रपोज्ड बाय जॉन बैप्टिस्ट लामार्क suggested that traits acquired during an organism's lifetime could be passed to offspring। ठीक है? जो ट्रेट लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं वो ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को पास करके जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं इवोल्यूशन और प्राइमेटोलॉजी में। विच फॉसिल इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट नोन होमिनिड। जो होमिनिड है वो सबसे पुराना कंसिडर्ड कौन सा किया जाता है, अर्लीस्ट नोन ह्यूमनिड, सबसे पुराना होमिनिड कौन सा कंसिडर किया जाता है? उसमें है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, होमो हैबिलिस, साइलेंथ्रोपिथेकस साइडेंसिस एंड आर्टिपिथेकस रैमिडस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, करेक्ट आंसर होगा साइलेंथ्रोपस साइडेंसिस, जो कि सैड रीजन से मिला गया था 2008, आई थिंक 2008, Dijimbudulaya Ahunta and माइकल ब्राउन, ये इन्होंने उसको ये किया था, एक्सकेवेट किया था एक्चुअली। तो सबसे ओल्डेस्ट हम लोग अगर देखें तो हम लोग को क्लैटोजेनेसिस देखना पड़ेगा, कहाँ से डिवीजन हुआ है। क्लैटोजेनेसिस में हम लोग को डिवीजन मिल जाएगा जो कि है क्लोजेस्ट जो ब्रांचेस निकला था वो वहां से
ओके, ये साइलेंथ्रोपस साइडेंसिस जो कि 7 मिलियन ईयर्स एगो क्रेनियल ट्रेड्स नियर होमिनिन क्लेड, होमिनिन क्लेड के लिए क्रेनियल क्रेनियल का ट्रेट मिला था। मतलब होमिनिन होने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, द क्लोजेस्ट रिसेम्बलेंस हम लोग को इसमें मिला था जो सबसे पुराना है। ठीक है, जो हम लोग को उसका जो क्रेनियल ट्रेट मिला था। ओके, एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस जो कि है 3.9 to 3 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, जो लेटर है, और उससे बाद है 7 मिलियन से। फिर है हम लोग का होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ऑफ कोर्स हैंडी मैन है, वो बहुत बाद में आया है। द लेटर जेनस होमो आ गया है जो कि 2.4 to 1.5 मिलियन से एगो। उसके बाद है आर्टिपिथिकस रेमिटस। आर्टिपिथिकस रेमिटस सबको पता है कि सबसे पुराना है। ठीक है, जो कि है 4.4 मिलियन ईयर एगो, अर्लियर देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस बट लेटर देन सैहेलंथ्रोपस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले है बट सैहेलंथ्रोपस के बाद में है, जिसको हम लोग टोमाई भी बोलते हैं। साइलेंट्रोपस साइडेंसिस टोमाई। कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाता है कि टोमाई कौन सा किसको हम लोग जानते हैं ऐसे टोमाई। ठीक है, तो टोमाई है साइलेंट्रोपस साइडेंसिस इज करेंटली कंसिडर्ड द अर्लीस्ट नोन होमिनिड डेटिंग बैक टू अबाउट 7 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि है इवोल्यूशन एंड प्राइमेटोलॉजी के साथ में। द लोकोमोशन पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। क्या कहते हैं? ब्रांच से ब्रांच, एक एक पेड़ से और एक पेड़ में जाना, उसका टहनी के ऊपर पकड़ पकड़ के जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में लोकोमोशंस भी पढ़ते हैं हम लोग, प्राइमेट लोकोमोशंस के अंदर। तो प्राइमेट लोकोमोशंस में उसको क्या कहते हैं ना? ब्रैकिएशन। ब्रैकिएशन जहाँ पे हाथ से पकड़, ऐसे हाथ देखना, आपका डिजिट भी लंबा लंबा होगा, जिससे हम लोग वो पकड़ते थे, टहनी पकड़ पकड़ के झूलते थे एक पेड़ से दूसरा पेड़। ठीक है, तो क्या है ना, क्वाड्रो पहले देख लेते हैं हर एक क्वेश्चंस में, मतलब ऑप्शंस में क्या है। ठीक है, पहले है ब्रैकिएशन, हम लोग देखते हैं, राइट आंसर देते हैं। तो राइट आंसर में क्या है? ब्रैकिएशन। और उसका क्या है ना, आर्म स्विंगिंग लोकोमोशन क्लासिक इन हाइलोबैट। जो हाइलोबैट ग्रुप है, जेनस है, उसमें ज्यादा देखा जाता है, एक ट्री से और एक ट्री में जाना। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वाड्रोपेडलिज्म। क्वाड्रोपेडलिज्म मतलब फोर लिम्ब लोकोमोशन, जो कि हम लोग का दो से दूसरा कुछ करते हैं, मतलब जैसे मैकाक करते हैं, क्वाड्रोपेड। ठीक है, बाइपेडलिज्म अपराइट टू लेग लोकोमोशन, जो कि सिंपैंजी ओकेशनली करते हैं, टू लेग लोकोमोशन। ऑन नकल वॉकिंग जो है एप्स करते हैं, जो बड़ा एप्स है जैसे आपका गोरिल्ला हो गया, वो नकल वॉकिंग करते हैं। ठीक है, हाथ को ऐसे मोड़ के फिर निकल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस रेफर्स टू। आउट ऑफ अफ्रीका हम लोग किसे कहते हैं? आउट ऑफ अफ्रीका जो टर्म है उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस, जहां से राइजिंग ऑफ अफ्रीका से दो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से निकल के बाहर आए, वो है आपका करेक्ट आंसर, जो कि है डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है ना। ऑरिजिन ऑफ प्राइमेट, वो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ बाइपेडलिज्म आउट ऑफ अफ्रीका में वो नहीं आएगा। तो आपको ऐसा सेंस लगाना कि कौन सा नहीं होगा, इससे आपको कौन सा होगा इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो आपको चांसेस ऑफ करेक्ट करने का ये ऑप्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टूल यूज, देखिए आउट ऑफ अफ्रीका के साथ डेवलपमेंट ऑफ टूल यूज का कोई रिलेशन है नहीं, तो सीधा सीधा ये डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच प्राइमेट ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए डेंटल फॉर्मूला ऑफ 2 1 2 3, 2:1:2:3। ठीक है ना, वो है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स शेयर द डेंटल फॉर्मूला, क्या है ना, 2:1:2:3, डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड मंकी। जो न्यू वर्ल्ड है उसका अलग है। ओके, तो ऑप्शंस में क्या है देख लेते हैं। ऑप्शंस में प्रोसिमियंस ऑफन डिफरेंट फार्मूलाज, पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। न्यू वर्ल्ड में क्या है ना, न्यू वर्ल्ड में 2:1:3:3 है। यहाँ पे जैसे 2:1:2:3 है तो ओल्ड वर्ल्ड में और एप्स में, और न्यू वर्ल्ड में क्या है, 2:1:3:3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रखिए कि न्यू वर्ल्ड मंकी में जो डेंटल फार्मूला है वो 2:1:3:3 है। एप्स और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में डेंटल फार्मूला क्या है, 2:1:2:3 है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है हम लोग का ह्यूमन वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एज्यूम्स रैंडम मेटिंग, नो जीन फ्लो। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या एज्यूम करता है? ओके, आपने देखा होगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, ये हम लोग को पढ़ना पड़ता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, रैंडम मेटिंग, नो जीन फ्लो, ऑल नेचुरल सिलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जहां भी ऑल ऑफ द अबव होगा ना, तो चांसेस होता है कि ऑल ऑफ द अबव भी आंसर्स में होगा, बट हर टाइम ऐसा नहीं होगा।
अब सोच लीजिए कि 80% ऐसा होता है, 20% ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जहाँ पे देखिएगा, कोशिश कीजिए कि उसके आसपास देखने का कि कौन सा सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स रैंडम मेटिंग। एक आइडियल कंडीशन चाहिए हार्डी विनबर्ग के लिए। नो जीन फ्लो, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन एंड इन्फिनाइट पॉपुलेशन साइज। ठीक है, यह बोलता है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को कि करेक्ट ऑप्शन है होगा ऑल ऑफ द अबव, रैंडम मेटिंग, नो सिलेक्शन, म्यूटेशन और माइग्रेशन, इन्फिनिट पॉपुलेशन, इसमें दिया गया है, ठीक है। तो रैंडम मेटिंग नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट अलोन, ये अकेला सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? नो जीन फ्लो चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन चाहिए और इन्फिनिट पॉपुलेशन चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आप इतना टाइम में 12 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, और ये हर एक क्वेश्चंस आप अगर ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे इस वीडियो को, तो आपका ब्रेन में वो इम्प्रिंट हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। आपको एग्जाम में ये फ्लैश कार्ड की तरह आएगा कि आप को जरूरत नहीं है कि बार बार वो लिख के पढ़ा जाए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, सिलेबस पूरा बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है वो कंप्लीट है, अब आप रिविजन्स करना चाहते हैं, रिविजन्स के लिए ऐसा तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो विच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पैटर्निटी टेस्टिंग? पैटर्निटी टेस्टिंग, कभी जैसे चाइल्ड का इशू होता है कि पेरेंट कौन है, तो पैटर्निटी टेस्टिंग में फादर टेस्टिंग जैसे होता है कि फादर कौन है उसका देखा जाएगा। हाँ, उसके लिए क्या टेस्टिंग होता है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। और कौन कौन है? एबीओ है, आरएच है, एमएन है, एंड देखिए ऑल आर इक्वली यूजफुल। तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव था, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा स्पेसिफिकली है, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन पैटर्निटी टेस्टिंग ड्यू टू इट्स क्लियर इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड मल्टीपल एलील्स। देखिए यहाँ पे मल्टीपल एलील्स है, तो मल्टीपल एलील्स का अलग 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 डिफरेंट रेंज में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकलेगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग मल्टीपल एलिल्स के लिए हम लोग का कॉन्फर्मिटी टेस्ट जो होता है, कॉन्फर्मेशन, हम लोग बोलते हैं 95% कॉन्फिडेंस, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उसमें इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्माटोग्लिफिक्स इज द स्टडी ऑफ। डर्माटोग्लिफिक्स आपको पता है, डर्माटोलॉजी स्किन का स्टडी होता है, और डर्माटोग्लिफिक्स क्या होता है? जो हैंड प्रिंट्स होते हैं उसका स्टडी होता है, ठीक है। उसमें स्किन कलर वेरिएशंस, फिंगरप्रिंट पैटर्न, हेयर टेक्सचर, फेशियल फीचर्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा आपको पता है, फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होता है, ठीक है। इसमें एटीडी एंगल देखते हैं हम लोग, होज देखते हैं, WHORLS, देन आर्च देखते हैं, ये सब देखते हैं। फिंगरप्रिंट पैटर्न से हम लोग का क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, बहुत सारा चीज होता है। अभी तो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक देखिए आधार कार्ड का जो भी है, सब कुछ इस हिसाब से ही होता है, ठीक है, डर्माटोग्लिफिक्स के हिसाब से, क्योंकि हर एक इंसान का डर्माटोग्लिफिक्स अलग अलग रहता है। डर्माटोग्लिफिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न्स, पाम प्रिंट्स एंड सोल प्रिंट्स। पैर का जो सोल होता है उसका भी प्रिंट होता है और पाम का भी प्रिंट होता है, विच है जेनेटिक बेसिस। उस जेनेटिक बेसिस को स्टडी करके हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया देखते हैं, फिर डाउन सिंड्रोम का चांसेस देखते हैं, एटीडी एंगल बहुत वाइड होता है उस हिसाब से, हाँ। The next question, the concept of genetic drift is most significant in genetics drift। सबसे सिग्निफिकेंट कहाँ पे होगा? लार्ज पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में, माइग्रेटिंग पॉपुलेशंस में, कि अर्बन पॉपुलेशन में? तो द करेक्ट आंसर है द स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करता है, where random changes in allele frequency can have major impacts। ठीक है, रैंडम चेंजेस, थोड़ा सा भी चेंजेस, पॉइंट म्यूटेशंस भी हो गया एलएल फ्रीक्वेंसी में, तो है मेजर इम्पैक्ट्स होगा स्मॉल पॉपुलेशन में। ठीक है, द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेट जैसे हम लोग उसको हम लोग सिवल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच टेक्निक यूज फॉर स्टडिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या है ना, पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, कैरियोटाइपिंग, जीन मैपिंग, ये सारा है। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है ना, कैरियोटाइपिंग। देख लेते हैं डिटेल्स में, कैरियोटाइपिंग क्या बोल रहा है ना, फर्स्ट में हम लोग करेक्ट ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। तो कैरियोटाइपिंग में क्या बोलते हैं कि इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एंड एनालाइजिंग क्रोमोसोम्स टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज।
ठीक है, वो स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटीज है कि नहीं, फॉर्मेशन में कोई एबनॉर्मेलिटीज है कि नहीं, ये क्रोमोसोमल लेवल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रोमोसोमल लेवल में स्टडी करने के लिए कौन सा स्टडी से देखना पड़ेगा ना, कैरियोटाइपिंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। पीसीआर में क्या करते हैं ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कैरीमोलिस ने किया था 1940 में, एम्पलीफाइज डीएनए सीक्वेंसिंग नॉट क्रोमोसोमल ओवरव्यू। इसमें डीएनए सीक्वेंसेस कर सकते हैं हम लोग, क्रोमोसोमल ओवरव्यू नहीं कर सकते हैं। इन क्वेश्चन में हम लोग का स्टडी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बोला है। फाइन, देन डीएनए सीक्वेंसिंग, बेस द बेस सीक्वेंस करेगा, कैरियोटाइपिंग मॉर्फोलॉजी तो नहीं दिखा पाएगा यहाँ पे। फिर जीन मैपिंग करेंगे, जीन मैपिंग में हम लोग लोकेशनल एनालिसिस करेंगे कि कौन सा पॉइंट में, कौन सा बैंड में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, लोकेशनल एनालिसिस करते हैं। ये भी कैरियोटाइपिंग इमेजेस नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कैरियोटाइपिंग। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। स्कैमन्स ग्रोथ कर्व शोज दैट, स्कैमन्स ग्रोथ कर्व क्या शो करता है कि ना, देखिए ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। न्यूरल टिश्यूज ग्रोज फास्टेस्ट इन एडोलेसेंस, lymphoid tissues peaks in childhood, genital tissues grows rapidly at puberty, all tissues grow at same rate। स्कैमर्स क्या बोलता है ना, लिम्फॉइड टिश्यूज पीक्स इन चाइल्डहुड, तो लिम्फेटिक नोड्स होता है हमारा, और लिम्फेटिक नोड्स, देखना मलेरिया के समय ज्यादा से ज्यादा लिम्फेटिक नोड्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है ना, लिम्फ नोड जो है वो सोलेन हो जाता है। तो स्कैमर्स ग्रोथ क्या करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन अगर आप करके जाएगा ना तो इजीली आपको ये 5 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब स्कैमर्स ग्रोथ, ये सब बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन जो हम लोग छूट जाते हैं, पढ़ के नहीं जाते हैं, और एग्जाम में देख के घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया भाई। तो स्कैमर्स ग्रोथ ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट दैट लिम्फॉइड टिश्यू रीचेस इज पीक ड्यूरिंग चाइल्डहुड बिफोर डिक्लाइनिंग, उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, कि ग्रोथ स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बर्गमैन रूल हम लोग को पता है कि एलन एंड बर्गमैन रूल होता है, क्या होता है देख लेते हैं बाद में। पहले देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। बर्गमैन रूल स्टेट्स दैट बॉडी साइजेस इंक्रीज विद टेम्परेचर, बॉडी साइजेस डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, बॉडी साइजेस इंक्रीज विद लैटिट्यूड, बॉडी साइज इज अनरिलेटेड टू क्लाइमेट। करेक्ट आंसर क्या है ना, बॉडी साइजेस इंक्रीज विद लैटिट्यूड। Bergman rule state that animals in colder climates tends to have a larger to conserve heat more efficiently, तो उसको तो हीट कॉन्जर्व करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ठंडे में है तो उनका बॉडी क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, तो बॉडी साइज इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी साइज इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी साइज इंक्रीज हो जाता है, क्यों ना, टेम्परेचर कॉन्जर्व करना पड़ेगा। देखिए मेरा, हम लोग का मेन मोटिव ऑफ दिस बॉडी है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी में हमेशा रहना चाहिए, उससे थोड़ा सा इधर उधर होता है तो बुखार आ जाता है। ठीक है, जो 98 डिग्री सेल्सियस है, हम लोग को हमेशा वो रखना पड़ेगा बॉडी में, कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी को रखने में ही इतना सारा प्रोसेस सब चल रहा है बॉडी में। तो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बॉडी अपना साइज बड़ा कर देता है। साइज बड़ा कर देने से सरफेस एरिया बड़ा हो गया, सरफेस एरिया बड़ा होने से हम लोग को क्या हो गया ना, टेम्परेचर कंजर्व करने में बहुत आसानी से हो गया हम लोग का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द हीथ एंड कार्टर मेथड इज यूज्ड फॉर, हीथ एंड कार्टर मेथड आपको पता है कि सोमाटोटाइपिंग के लिए यूज होता है। करेक्ट आंसर होगा सोमाटोटाइपिंग। ऑप्शंस देख लेते हैं। एज डिटर्मिनेशन, सोमाटोटाइपिंग, ग्रोथ मेजरमेंट्स एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो हम लोग को पता है द करेक्ट ऑप्शन होगा सोमाटोटाइपिंग। द हीथ एंड कार्टर मेथड इज यूज्ड टू क्लासिफाई बॉडी टाइप्स इनटू एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक कंपोनेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि ये सेक्युलर ट्रेंड्स इन ग्रोथ रेफर्स टू। सेक्युलर ट्रेंड का मतलब क्या है ना, सीजनल वेरिएशंस, डेली फ्लक्चुएशंस, चेंजेस अक्रॉस जनरेशंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए, द करेक्ट ऑप्शन है चेंजेस अक्रॉस जनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड एक पॉपुलेशन में देखा जाता है, जनरेशन डिजनरेशन, मतलब प्रीवियस आप जनरेशन से कंपेयर आपको करोगे तो आप टॉलर निकलोगे, आपके जो चाचा पापा है, पापा के एज के जो भी ग्रुप है उसके आप थोड़ा टॉलर निकलोगे। सेक्युलर चेंज हैपन इन पॉपुलेशन। सेक्युलर ट्रेंड रेफर टू द टेंडेंसी फॉर चिल्ड्रन टू बी टॉलर एंड मैच्योर अर्लियर कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, 20th क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए इतना इजी से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग माइग्रेशन पैटर्न में ना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डिस्क्राइब्स चेंजेस इन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहता है माइग्रेशन पैटर्न्स में, कहता है बर्थ एंड डेथ्स में, रेट्स में, कहता है स्ट्रक्चर में, कहता है ना पॉपुलेशन डेंसिटी में, कहता है। ऑफ कोर्स हमको पता है कि बर्थ एंड डेथ रेट्स में काम करता है।
So the demographic transition theory describes changes in birth and death rates. Demographic transition theory explains how birth and death rates change as society develop economically. सोसाइटी अगर इकोनॉमिकली डेवलप करना शुरू कर देगा तो बर्थ और डेथ डेथ रेट्स में एक फ्लक्चुएशंस दिखाई देगा, उसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, डेथ रेट्स कम होता शुरू करेगा, बर्थ रेट्स भी एडजस्टेड हो जाएगा एक जगह पे जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कार्बन 14 डेटिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मटेरियल अप टू, कितना साल तक कार्बन 14 जो डेटिंग मटेरियल है वो इफेक्टिव रहता है, आप उसको मेजरमेंट कर पाओगे कितना एज के साथ हुआ है। तो 10,000 years, 50,000 years, 1 lakh year एंड 1 million year, तो 10 lakh year। ओके, तो हम लोग को पता है कि उसका क्या होता है ना, 5 4 3 5 प्लस माइनस जो हम लोग का हाफ लाइफ सर्कल होता है। तो उसके लिए हम लोग 50,000 years ओल्ड तक ही हम लोग मटेरियल को एक्सेस कर पाएंगे, डीके हम लोग लिमिट दिखा पाएंगे। Carbon 14 dating is effective for organic material up to approximately 50,000 years old due to radioactive decay limit। देखिए नीचे मैंने जो करेक्ट ऑप्शंस के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत की है, की पॉइंट दिखाता है, जिसमें हम लोग सिर्फ यही पढ़ के जाओगे ना और इसका नोट्स बनाते जाओगे ना धीरे धीरे, 50 50 के बाद फिर 100 होगा, फिर 150 होगा, फिर 200 होगा, जब 500 आपके पास ऐसा बुलेट पॉइंट बन जाएंगे ना, आप एक दिन मतलब जैसे ही पढ़ने बैठोगे सुबह आप ये 500 पॉइंट आप रिवाइज कर लेना, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, आप टर्मिनेटर बन जाओगे फिर तो। नेक्स्ट आते हैं, द लेवल वर टेक्निक इज एसोसिएटेड इन विच पीरियड, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। तो हम लोग को पता है लेवल वर टेक्निक कब आया था ना, मिडिल पैलियोलिथिक में। लेवल वर टेक्निक इज अ सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल प्रिपरेशन मेथड्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, देखो फॉर दिस थ्योरी हेवी क्वेश्चंस लाइक दिस, लिंकिंग नेम्स विद देयर कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को लिंक कर देंगे ना तो बहुत सारा इजी हो जाएगा हम लोग को क्विक रिकॉल करने में ड्यूरिंग एग्जाम, जो मैं बार बार बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब लेवल हुआ, एशुलियस टेक्निक्स, ये सब जो बार बार हम लोग को देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा, एजेस एसोसिएट करना पड़ेगा, टूल मार्कर देखना पड़ेगा, तो फिर हम लोग को इजी हो जाएगा याद करने में, आप लोग को याद आएगा अच्छा ये तो इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो लेवल और टेक्निक की सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल प्रिपरेशन मेथड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शतलयुग। शतलयुग बहुत फेमस साइट है। हाँ, और शतलयुग में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है ना, ओल्डेस्ट केव पेंटिंग मिलता है, अर्ली फार्मिंग सेटलमेंट मिलता है, पैलेयोलिथिक टूल साइट मिलता है, ब्रोंज एज सिटी मिलता है, क्या मिलता है? तो द करेक्ट आंसर इज अर्ली फार्मिंग सेटलमेंट। यहाँ पे जो हाई प्रीस्ट है व हाई क्लास ऑफ सोसाइटी है, क्लास सोसाइटी था, क्लास सोसाइटी के अंदर जो हाई होगा उसके लिए थॉर्न चेयर भी है, मतलब वो ऑक्स का हेड का हॉर्न भी बना हुआ है। शातालियों के बहुत इंपॉर्टेंट एक कल्चरल क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन है जो आपको देखना चाहिए, मतलब आप सर्च करिए फिर इसको देखिए क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है इन द फैक्ट। देखिए बाकी कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, ओल्डेस्ट जो केव पेंटिंग साइट है वो कहाँ पे है पता है ना, वो है लासो, अल्तामीरा। अल्तामीरा में वो है सबसे पुराना केव पेंटिंग साइट है। अर्ली फार्मिंग साइट तो ये हो गया, शातालिक हो गया। हाँ, फिर पैलेयोलिथिक टूल साइट सबसे पुराना वाला है, वो लेटर पीरियड में है, उतना भी आगे नहीं है। फिर ब्रोंज सिटी है अर्लियर देन ब्रोंज सिटी। माइक्रोलिथ्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ द व्हिच पीरियड, माइक्रोलिथ्स कब का कितना मतलब माइक्रोलिथ्स का कैरेक्टर व्हिच पीरियड का टूल है ये माइक्रोलिथ्स? माइक्रोलिथ्स है मेसोलिथिक एज का टूल, जो छोटा छोटा हम लोग का हैफ्टिंग भी करते थे, छोटा टूल है। हाँ, हैफ्टेड टुगेदर एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक कल्चर। देखिए माइक्रोलिथ्स आर स्मॉल टोन स्टोन टूल्स दैट आर हैफ्टेड टुगेदर एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक कल्चर। हैफ्टिंग पता है, हैफ्टिंग में हम लोग का जो रेजिन होता था, रेजिन यूज करते थे हम लोग। हाँ, बिटुमेन यूज करते थे, बिटुमेन यूज करके
जो वुडन हैफ्ट होता था, हैफ्ट के अंदर छोटा छोटा स्टोन टूल माइक्रोलिथ्स को हम लोग शार्पेन करके लगाते थे, जो कि हम लोग का बाद में एक फिर हम लोग का जो क्रॉप को काटने के लिए यूज होता है, वो सब यूज होता है ना। बंगाली हम लोग बोलते हैं कास्ते, सिकल। सिकल बाद में उसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट आते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज अ डेटिंग मेथड। पता है, जो पेड़ के जो रिंग्स होता है, द रिंग डेंड्रॉन रिंग्स होता है, वो रिंग्स को काउंट करने के बाद हम लोग को एज पता चलता है कि कितना एज का पेड़ है। उसके हम लोग उसका उससे हम लोग जो एनवायरमेंटल चेंज है वो भी देख सकते हैं। तो क्या देखते हैं ना, ट्री रिंग पैटर्न देखते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी डेट्स वुड बाय एनालाइजिंग ट्री रिंग पैटर्न व्हिच रिफ्लेक्ट एनुअल ग्रोथ वेरिएशंस। इंडियन प्री हिस्ट्री में चलते हैं तो स्वान कल्चर देखते हैं। स्वान कल्चर क्यों फेमस है, एसोसिएटेड किसके साथ है ना, एशुलियन हैंडेक्स के साथ, पेबल टूल ट्रेडिशन के साथ, ब्लेड टेक्नोलॉजी के साथ, माइक्रोलिथ के साथ। देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि स्वान क्या है। स्वान एक रिवर है। अब रिवर होगा तो वहाँ पेबल टूल कल्चर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए पेबल टूल ट्रेडिशन है। स्वान कल्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज नोन फॉर इज पेबल टूल ट्रेडिशन फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इंडियन प्री हिस्ट्री, भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका किसके लिए फेमस है ना, न्यूलिथिक पॉटरी के लिए, केव पेंटिंग के लिए, मेगालिथिक स्ट्रक्चर के लिए ना, हड़प्पन सील्स के लिए। तो भीमबेटका क्यों फेमस है ना, केव पेंटिंग्स के लिए। ओल्डेस्ट रॉक आर्ट शेल्टर है भीमबेटका। रॉक शेल्टर्स कंटेन सम ऑफ द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स इन इंडिया डेटिंग फ्रॉम पैलियोलिथिक टू medieval टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज, इंदस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीजीडब्ल्यू ना, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओसीपी या ऑकर कलर्ड पॉटरी, और बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लिए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉमनली कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशंस आफ्टर हड़प्पा, वन ऑफ इट्स मेजर साइट्स। बुरजाहोम। बुरजाहोम कौन सा है, वेस्टर्न फ्रंटियर का एक साइट है जहाँ पे हम लोग को डॉग का भी, बुरजामन गुफरा कल, ये दोनों साइट है जहाँ पे हम लोग को डॉग का ब्यूरियल्स मिला एंड पिट dwellings मिला। बुरजा में सिग्निफिकेंट न्यूलिथिक साइट्स जहाँ ऑफ कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटका, कश्मीर, असम। तो वेस्टर्न फ्रंट में देखिए, यहाँ पे आप कैंसिल करना पड़ेगा, कर्नाटका साउथ में है, असम नॉर्थ ईस्ट में है, कश्मीर वेस्टर्न फ्रंट में है, एंड राजस्थान वेस्ट में है। तो वेस्टर्न फ्रंटियर में आपको कौन सा मिलेगा ना, कश्मीर मिलेगा। कश्मीर आपको टिक करना है, कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। बुरजाहोम इज एन इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन कश्मीर नोन फॉर इट्स pit dwelling एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स। Next question, megaliths in South India are primarily associated with Neolithic period, Iron Age period, Bronze Age period and Chalcolithic period. ना, साउथ इंडिया में हम लोग को पता है कि आयरन एज आया था। साउथ इंडियन मेगालिथिक आर predominantly from the Iron Age, 1200 to 300 BCE and served as a burial monument. डॉलमेन मेनहिर, BD कृष्णा स्वामी इस पे काम किया था। Social and cultural anthropology. The practice of marrying with one own group is called exogamy, endogamy, polygamy and monogamy. क्या कहते हैं, अपना ओन ग्रुप से शादी करना, अपने अंदर है एंडो एंड एक्सो, तो एंडो होगा। एंडोगैमी रेफर्स टू द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, क्लैन और ट्राइब, तो क्लैन इज एन एंडोगैमस। नेक्स्ट आते हैं द कूला रिंग डिस्क्राइब बाय मेलिनोस्की इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल अलायंस, सेरेमोनियल एक्सचेंज, वॉरफेयर स्ट्रेटेजी एंड रिलीजियस रिचुअल। इज अ सेरेमोनियल एक्सचेंज, सेरेमोनियल एक्सचेंज होता था। कूला रिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेरेमोनियल एक्सचेंज इन द ट्रोब्रांड आइलैंड इन्वॉल्विंग वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। Avunculate refers to special relationship between uncle and nephew, father and son, mother and daughter, and grandfather and grandson। एवोंकुलेट जब भी होगा वो मामा हो जाएगा, मामा मतलब अंकल इस तरफ का, ठीक है। तो आपको एवोंकुलेट जब भी दिखेगा वो अंकल एंड नेफ्यू की तरह ही होगा, वही करेक्ट आंसर होगा। एवोंकुलेट डिस्क्राइब द स्पेशल रिलेशनशिप्स बिटवीन ए मदर्स ब्रदर, जो कि है मामा, एंड सिस्टर भांजा। मामा भांजा का जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं एवोंकुलेट रिलेशनशिप। इन मेनी कल्चर, हम लोग कल्चर में भी है। The term potlatch. Potlatch refers to the competitive giving ceremony, hunting rituals, marriage ceremony, and initiation rite.
तो ये क्या है, द कॉम्पिटेटिव गिविंग सेरेमनी, ये गिफ्ट का ट्रेडिशन का सेरेमनी है, जहाँ पोर्टलैट इज अ सेरेमोनियल फीस्ट practiced by Pacific Northwest people involving competitive gift giving to gain status. स्टेटस बढ़ाने के लिए आप लोग गिफ्ट देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टलाज। क्वाकिटल कल्चर्स में वो स्टडी किया गया था। नेक्स्ट है हम लोग का सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसमें है विच कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेपरेट टर्म्स फॉर पैरेलल एंड क्रॉस कजिन्स। तो किनशिप टर्मिनोलॉजी सिस्टम में कैरेक्टराइज्ड बाय सेपरेट टर्म्स फॉर पैरेलल एंड क्रॉस कजिन, ये कौन सा कल्चर में देखा जाता है हम लोग का? हवाईयन, एस्किमो, इरोक्वा एंड सुदानीज, ये इरोक्वा सिस्टम में देखा जाता है। इरोक्वा किनशिप सिस्टम डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पैरेलल कजिन एंड क्रॉस कजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द कल्चरल इवोल्यूशन। आप डार्विन का भी बुक पढ़ेंगे, नेचुरल ये नेचुरल सिलेक्शन, उसे फर्स्ट में डार्विन ने हर्बर्ट स्पेंसर को प्रीफेस में डाले हैं कि उसका थ्योरी के अनुसार मैंने निकाला है। ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यस, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल, तो हम लोगों को क्या ऑप्शंस में क्या क्या है? चार्ल्स डार्विन है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ईबी टाइलर है, लिविस हेनरी मॉर्गन है। ठीक है, ये सारा है। Herbert Spencer coined survival of the fittest and applied evolutionary principles to social and cultural development. Okay, next question चलते हैं। द थिक डिस्क्रिप्शन किसके साथ एसोसिएटेड है? द थिक डिस्क्रिप्शन क्लिफोर्ड ग्रीट्स का स्टडी के साथ एसोसिएटेड है। क्लिफोर्ड ग्रीट्स जब developed the concept of thick description as part of the interpretative approach to anthropology। ठीक है, इसमें जब वो काम कर रहे थे तब वो देखे थे, तब वो ये अप्रोच को इंट्रोड्यूस किए थे टू एंथ्रोपोलॉजी, कि जब हम लोग एक कल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो उसका ठीक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसका इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म एज ए मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल वाज एडवोकेटेड बाय। कल्चरल रिलेटिविज्म जो मेथोडोलॉजिकल एडवोकेसी है वो कौन किया था ना? कल्चरल रिलेटिविज्म हमेशा फ्रांस बुआ ने किया था। फ्रांस बुआ स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर कल्चरल रिलेटिविज्म, arguing that culture should be understood in their own terms without any prejudice। ठीक है, विदाउट एनी ओन कल्चरल जर्स्टिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय ब्रोंस्लो मेलिनोस्की, ईयर रेडक्लिफ ब्राउन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो यहाँ पे दोनों ने किया था, ब्रोंस्लो मेलिनोस्की एंड ईयर रेडक्लिफ ब्राउन ने। द अंडमान आइलैंडर और ट्रोबेन आइलैंड के ऊपर काम कर रहे थे तभी। फंक्शनलिज्म मेलिनोस्की का है और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रेडक्लिफ ब्राउन का है, कंट्रीब्यूटेड टू फंक्शनल अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है बाइनरी ऑपोजिशंस इन मीथ एनालिसिस और एम्फसाइज्ड बाय। बाइनरी एनालिसिस ऑपोजिशन से इन मीथ, ये कैसे हम लोग, कौन बताया था हम लोग को ना? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने ये हम लोग को निकाल के बताया था। ये माइथोलॉजी जो उसका उनका है बुक, उन पे निकाला था मैक्स मूलर, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अर्नोल्ड पॉल जेनेफ एंड विक्टर टर्नर। ओके, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस यूज बाइनरी ऑपोजिशन एज a key analytical tool in his structural analysis of myth। Okay, next, the term Sanskritization was coined by G.S. Ghuriye, M.N. Srinivas, S.C. Dubey, or D.N. Majumdar. And the correct answer is M.N. Srinivas. While M.N. Srinivas was studying about the village and the remembered village। ओके, सो फ्रॉम देयर उन्होंने ये संस्कृताइजेशन कॉइन को टर्म को कॉइन किया, देखा उसने कैसे ब्राह्मण और डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी कैसे अपर हायरकियरली अपलिफ्टमेंट कर रहा है, सोसाइटी क्या अप्रूव कर रहा है, उसको दिखाया गया था। तो उसको संस्कृताइजेशन के नाम से जानते हैं। संस्कृताइजेशन टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय व्हिच लोअर कास्ट अडॉप्ट हायर कास्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन पीवीटीजी द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वेर अर्लियर नोन एज, क्या कहते थे हम लोग पहले? उसको शेड्यूल्ड ट्राइब कहते थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहते थे, बैकयार्ड ट्राइब कहते थे, इंडिजिनस ग्रुप कहते थे। पहले हम लोग क्या कहते थे ना? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। कैसे हम लोग प्रिमिटिव बोलते थे? ये एक डेरिवेटरी टर्म है। दो पीपीटीजी वर फॉर्मली कॉल्ड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बट द नेम वाज चेंज टू बी मोर कल्चरली सेंसिटिव।
The Birsa movement was led by Birsa Munda, Kansi Ram, Jyotirao Phule, and B.R. Ambedkar. The Birsa movement was led by, of course, Birsa Munda. देखिए नाम से ही क्लियर हो गया यहाँ पे, जो कि 19th century among the Munda people of Jharkhand. The village study approaches in Indian anthropology was pioneered by ये विलेज स्टडी सबसे पायनियर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का सिनेरियो में सबसे ज्यादा पंडित कौन है? वेरियर एल्विन, एस.सी. रॉय, मैकिम मैरियट और एन.के. बोस ना? मैकिम मैरियट है बिकॉज मैकिम मैरियट conducted influential village studies in India, particularly focusing on social structure and cultural patterns. Next है the concept of dominant caste in Indian villages. The concept of dominant caste in Indian villages developed by M.N. Srinivas, Andre Bete, F.G. Bailey and Louis Dumont. So the correct answer is M.N. Srinivas. M.N. Srinivas developed the concept of dominant caste to explain power relations to Indian villages. Next, medical anthropology primarily focus on disease causation only, healthcare system, cultural concept of illness और both B and C. तो यहाँ पे B and C होगा क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम है और कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस इलनेस का क्या कल्चरल कॉन्सेप्ट है वो भी देखते हैं मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज बोथ हेल्थ केयर सिस्टम एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ इलनेस एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी. फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ किसके साथ सबसे ज्यादा कॉन्सर्न है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी? तो है लीगल एविडेंसेस, ह्यूमन रिमेन आइडेंटिफिकेशन, क्राइम सीन एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव. ये हम लोगों को सबको पता है कि ऑल ऑफ द अबव में फॉरेंसिक का एंथ्रोपोलॉजी टीम काम आता है. Forensic anthropology applies anthropological knowledge to legal context, including identification of remains and crime scene analysis. Okay. नेक्स्ट है एक्शन एंथ्रोपोलॉजी वाज डेवलप्ड किसने किया था? सॉल्टेक्स, मार्गरेट मेड, रूथ बेनेडिक्ट एंड जूलियन स्टेवर्ट. तो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी डेवलप किया था सॉल्टेक्स ने. सॉल्टेक्स डेवलप एक्शन एंथ्रोपोलॉजी व्हिच एम्फसाइज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन हेल्पिंग कम्युनिटीज सॉल्व देयर प्रॉब्लम. ये है एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट जो कि ये सॉल्टेक्स ने काम किया था. नेक्स्ट है अर्बन एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज. क्या होता है अर्बन एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज? सिटी प्लानिंग ओनली, अर्बन सोशल प्रॉब्लम, कल्चरल एडेप्टेशंस टू सिटीज, बोथ बी एंड सी ना. करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी. अर्बन एंथ्रोपोलॉजी एग्जामाइन्स बोथ सोशल प्रॉब्लम इन सिटीज एंड हाउ पीपल कल्चरली अडेप्ट टू अर्बन एनवायरनमेंट्स. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी emerged इन रिस्पॉन्स टू colonial policies, पोस्ट colonial डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज. तो कौन सा होगा ना? पोस्ट colonial डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होगा. डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होगा. डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी एम्स टू स्टडी एंड इम्प्रूव डेवलपमेंट प्रोग्राम इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज. पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज जो है उस पर डेवलपमेंट स्टडीज का काम करते हैं. ओके, थैंक यू. That's a wrap. Everyone, if you found this video useful for your NT NET anthropology, आपको अगर अच्छा लगा, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा और आप बोल सकते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे और करना है डेवलप, इसके मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए आप लोग का भी. तो आप मुझे बताते रहिए, कमेंट करते रहिए. ओके, एंड सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकन सो यू डोंट मिस इन अपकमिंग मॉक टेस्ट और डिटेल टॉपिक रिव्यूज जो भी हम लोग छोटा मोटा करते रहते हैं. And best of luck with your studies. Remember, consistent practice is the key to cracking NET. Stay motivated, stay focused.